Hello students, I'm here with the part 4 of carbon and its compounds, and in this video we are going to study chains, branches and rings in carbon, जो कि versatile nature of carbon टॉपिक का ही एक पार्ट है। सो कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो चेन बना सकते हैं लंबी लंबी। किस तरह से इनके अंदर ये नेचर होता है, कैटिनेशन क्या होता है, वो सब हम इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। So carbon has the property to make chains. One carbon atom combines with other atoms of carbon to form long chains. So कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ जुड़ के नंबर ऑफ कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन सकती है। कार्बन के अलावा शायद ही कोई ऐसा एलिमेंट है, सिर्फ सिलिकॉन ऐसा है जो 6, 7, 8 एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कार्बन जो ऐसे बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि चेन बॉन्ड्स ही बना लेते हैं, ये आसानी से नहीं टूटते, ये बहुत स्टेबल होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसका नाम है केमिकल नेम मीथेन, और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये आप सिंगल बॉन्ड एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। नेक्स्ट इज इथेन का दिया हुआ है जिसमें 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 इस तरह से कार्बन ने चेन बनाई हुई है, और साथ ही हेक्सेन में 6 कार्बन ने एक साथ चेन बनाई हुई है। बाकी के जो हाइड्रोजन है ये इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए है। सो ये कार्बन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये चेन बना सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेट चेन ही नहीं, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ के एक लीनियर एक तरह से चेन ही नहीं बनाते, ये ब्रांच्ड चेन भी बनाते हैं। इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। लेट मेक द कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन से मतलब ये एक तरह से स्ट्रक्चर बनाने से है विद 4 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आपके पास एक कार्बन एटम है, एक कंपाउंड है जिसका आपको कार्बन स्केलेटन बनाना है, उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मल जो चेन स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा। सी, जिसके साथ 4 सी हैं जो कि एक दूसरे से चेन में जुड़े हुए हैं और सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए है हाइड्रोजन एटम्स, जिसको नाम दिया जाता है ब्यूटेन। यहाँ पर इसमें ए मिसिंग है, दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्यूटेन। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके 2 पॉसिबल स्केलेटन है, यानी कि सिर्फ एक इसी तरह से रखने पर ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरी तरह से हम कार्बन को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 3 कार्बन एक दूसरे से ऐसे चेन में जुड़े हुए हों, लेकिन इनमें से किसी एक कार्बन पर दूसरा एक कार्बन ऐसे ब्रांच में जुड़ा हुआ हो, और फिर वो उस कार्बन की वैलेंसी बाकी 3 हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई कर रहे हो। सो जरूरी नहीं कि कार्बन सिर्फ इसी तरह की एक लीनियर चेन बनाए, एक स्ट्रेट चेन बनाए, कार्बन ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। इन सेकेंड टाइप वी सी ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बट हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। C4H10 इसका भी था, C4H10 इसका भी था, बट ये एक कार्बन की एक अलग एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। नॉट जस्ट कार्बन, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो एक दूसरे से इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, बट उनमें जो बॉन्डिंग है, यानी कि उनमें चेन बनाने का तरीका है, वो अलग अलग हो, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो, बट अल्टीमेटली उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सो कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो इस ये जो आपका फिनोमेना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर देखने में डिफरेंट है, उनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये आपका ब्यूटेन है यहाँ पर, और ये 2 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कई बार आपको नाम लिख के दिया जाता है कि इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए। सो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपकी सबसे पहली बात, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आनी चाहिए, कैसे पॉसिबल है, कहाँ हम कितनी चीजें रख सकते हैं, ये सब आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं। नेक्स्ट आपका आइसोमर्स के बाद तीसरी एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड बनाने की, जब कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, कि कार्बन सिर्फ चेन्स में ही नहीं, कार्बन रिंग्स में भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं।
they can also be arranged in form of a ring. एग्जाम्पल के लिए साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन एटम्स। ये 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे से ऐसे सीधे सीधे भी जुड़े हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक साइकिल की फॉर्म में। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसे इन्होंने जुड़ के एक साइकिल बना ली, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ गया है। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक एक कार्बन को दो दो हाइड्रोजन की जरूरत है। फॉर्मूला इसका साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग होती है, ये आपकी साइक्लो हेक्सेन की बॉन्डिंग, इनको रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बन के अंदर चेन बनाने की भी प्रॉपर्टी है, ब्रांच्ड चेन बनाने की भी प्रॉपर्टी है, साथ ही रिंग फॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टी है। अब ये जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इनके बीच में ऐसे आपको सिंगल बॉन्ड्स ही देखने के लिए मिले। ये सिर्फ सैचुरेटेड ना होकर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। ये सिर्फ सिंगल बॉन्डेड ना होकर अनसैचुरेटेड, यानी कि इनके बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में आप देखेंगे कि 6 कार्बन एटम्स हैं जो कि एक दूसरे से इसी तरह से जुड़े हुए हैं रिंग में, लेकिन इसमें से 3 कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में आपको तीन यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। इन दो कार्बन्स के बीच में, इन दो कार्बन्स के बीच में और साथ ही इन दो कार्बन्स के बीच में, बाकी वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाती है। और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। नाउ ये जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनकी इस प्रॉपर्टी का एक बहुत अलग अलग जगह पर, अलग अलग फील्ड में डिफरेंट तरह से यूज कर लिया जाता है। इसमें एक टर्म और निकल के आती है आपकी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड्स, कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही पता चल रहा है, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन है उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहा जाता है, यानी कि वो सारे कंपाउंड्स जिसमें आपको सबके बीच में सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, आप उनके नाम एल्केन्स बोलते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, या इसी तरह के जो आगे के सारे नाम है, वो सारे में एन्स आपको पीछे लिखा हुआ मिलेगा, दैट मीन्स ANES। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में 2 केसेस हो सकते हैं, एक जब बीच में डबल बॉन्ड हो, एक जब बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड देखने के लिए मिले, उनको एल्कीन्स कहा जाता है। मीथेन, इथीन, ब्यूटीन, इस तरह से जो आपके होते हैं, वो उनमें आपको ENE लगा हुआ मिलेगा। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उनको एल्काइंस कहा जाता है। इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इस तरह के जो आपको मिलेंगे वो आपके एल्काइंस होंगे। इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ये तो बात हो गई जब कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ रहा था, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन के साथ बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी बहुत अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं। उनमें से जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कार्बन के साथ अच्छे बॉन्ड बनाते हैं और इनसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स आपके निकल के आते हैं। लेकिन ये कंपाउंड कार्बन के साथ कैसे जुड़ते हैं? क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन चेन में 1 और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। हमारी चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर ये कंपाउंड्स या ये एलिमेंट्स उनकी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि ये इनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये रिप्लेस करने की कंडीशन ये है कि कार्बन की वैलेंसी हर केस में सेटिस्फाई रहनी चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर ये एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएंगे। तब हम ये देखते हैं कि हमें कितने का हाइड्रोजन एटम्स हटाने की जरूरत है।
अगर एक हाइड्रोजन एटम हटाने पर आप कोई मोनोवैलेंट एलिमेंट लगा रहे हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसा हेलोजन लगा दिया या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया जिसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की तरह ही 1 थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ऐसा कुछ लगाया जिसकी वैलेंसी 2 थी, तब आपको वहां से 2 हाइड्रोजन एटम हटाने होंगे। ऐसे कंपाउंड्स, in such compounds the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom। ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जो भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इसको कहा जाता है heteroatom। And these heteroatoms and groups containing these confer specific properties to compound। इस तरह के जो heteroatom होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए हुए एलिमेंट्स होते हैं, ये उस कंपाउंड में अपनी एक स्पेशल, अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं। फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारी कार्बन की चेन है वो कितनी लंबी है, साथ ही कार्बन की चेन का नेचर कैसा है। रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये जो हेटेरोएटम्स होते हैं ये उस कंपाउंड में अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं, और इसलिए इनका वहां पर मेन फंक्शन हो जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि हेटेरोएटम है यहाँ पर आपके क्लोरीन ब्रोमीन, जिनका फंक्शनल ग्रुप हेलो कहा जाता है, यानी कि ये हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनका जो फॉर्मूला है वो Cl और Br, यानी कि आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा होता है क्लोरीन Cl एंड ब्रोमीन Br। यहाँ पर जो आप एक स्टार्टिंग में लाइन देख रहे हैं ये आपकी वैलेंसी शो करती है, यानी कि ये आप इस साइड से अब इसको कार्बन के साथ इसको आप जोड़ देंगे, यानी कि अरेंज कर देंगे। सो दिस लाइन शोज द वैलेंसी। नाउ दूसरा हेटेरोएटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ये 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में जुड़ता है। फर्स्ट इज अल्कोहल, जब ये OH होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ये होते हैं CHO, यानी कि C जिसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होगा, साथ ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। कीटोन, कीटोन इज CO। कार्बन की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे वैलेंसी है, मतलब एक इधर से भी ऐड हो सकता है कुछ, एक यहाँ से ऐड हो सकता है, बीच में कार्बन, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो आपका आप ये वाली लाइंस देख रहे हैं आगे, ये आपकी शो करती हैं कि आपकी जो रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि जो आप अपनी चेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे उनकी जगह पर, तब आप इनको पूरे को एक साथ लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं आपके COOH, ये आपका एसिडिक ग्रुप है, जो आपके किसी भी आगे से सपोज आपका CH4, आपका एग्जाम्पल है CH4 है मीथेन, तो इसमें से आपका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन हट के आपका लग जाएगा COOH, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOH, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल। सो ये जो आपके फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनते हैं फंक्शनल ग्रुप के। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स की एक सीरीज बनाई जाती है in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain। एक कार्बन चेन में, कार्बन चेन मतलब बढ़ती जा रही है, जैसे कि एक में सिर्फ 2 कार्बन एटम थे, अगली में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस तरीके से कार्बन चेन है। उसमें सभी का इस तरह के चेन में एक एक हाइड्रोजन एटम को हटा के कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ऐड होता रहे, तो एक सीरीज बनती है जिसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अब ये जो होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है वो आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि CH3, यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ 2 है, सो C2H5, C3H7 एंड C4H9। यहाँ पर आपके CH4 था जिसको हटा के OH लग गया है, यहाँ C2H6 था जिसमें से एक H को हटा के OH लग गया है, यहाँ C3H8 था जिसमें एक H को हटा के यहाँ भी OH लग गया है, यहाँ C4H10 था जिसके एक H को हटाकर यहाँ भी OH लग गया है। सो ये आपके जो बन जाते हैं, ये आपके ग्रुप जो बन गए, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। इस पूरे को कहा जाता है अल्कोहल ग्रुप, और इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा क्योंकि इसमें आपके
चेन बढ़ने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप सब में एक जैसा लगा हुआ है, सब में OH लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप इसमें लगा हुआ है। होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कुछ चीजें जो होमोलोगस सीरीज में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगी, और वो ये है दैट सक्सेसिव नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। आप देखेंगे, अगर आप इसी एग्जाम्पल में कंसीडर करें कि अगर आप दूसरे और पहले के बीच में और फिर तीसरे और दूसरे के बीच में, यानी कि दो सक्सेसिव, दो लगातार इन मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते, तो आप देखते हैं कि हर चीज सेम है, बस अगले मेंबर में एक कार्बन बढ़ जाता है, दो हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। सो सभी मेंबर्स एक दूसरे से सिर्फ एक चीज में डिफर करते हैं, और वो है CH2 यूनिट। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, सभी में अगले मेंबर के लिए CH2 प्लस होता चला जाएगा। साथ ही इसी वजह से CH2 यूनिट अगर बढ़ती जा रही है तो CH2 के बराबर इसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है। C यानी कि कार्बन, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 12 है, और हाइड्रोजन का है 2, तो टोटल यूनिट मास जो बढ़ जाता है वो आपका 14 मास यूनिट्स हर एक मेंबर के साथ बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट वाले के लिए जितना होगा, सेकंड वाले के लिए उससे 14 प्लस होगा, थर्ड वाले के लिए फिर उससे भी 14 प्लस होगा, इस तरह से आपके निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH4 C2H6, इसमें कंपेयर कीजिए, पहले में एक कार्बन, दूसरे में दो, यानी कि एक कार्बन बढ़ गया। पहले में 4 हाइड्रोजन, दूसरे में 6, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, यानी कि CH2 यहाँ बढ़ गए। इसमें C2H6 है, यहाँ C3H8 है, अगेन यहाँ पे भी CH2 बढ़ी है। नाउ ये सभी CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, तो इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है। एल्कीन्स और एल्काइंस का तीनों का एक जनरल फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज CnH2n फॉर एल्केन्स। जहां आप n की वैल्यू रखेंगे तो आपको सभी एल्केन्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे पहले आप 2 रखेंगे तो दिस विल बी C2 और H 2 2 4, यानी कि C2H4। इसी तरह से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपको एल्केन्स की वैल्यू मिल जाएंगी। सिमिलरली एल्कीन्स में 2n + 2 होता है और एल्काइंस में 2n - 2 होता है, एंड दैट रिफर्स टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल द मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ये हम एग्जांपल में ही देख चुके हैं कि सभी मेंबर्स के फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे किसी होमोलोगस सीरीज में। थर्ड इज होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। हाउएवर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेडेशन, यानी कि हर एक मेंबर के साथ जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे एक ग्रेडेशन, यानी कि उनमें कुछ चेंजेस आते जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, डिफरेंट होती चली जाएंगी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही किसी भी सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि किसी सॉल्वेंट के साथ उनकी घुलने की जो एबिलिटी होती है वो भी इसी तरह से लगातार चेंज होती चली जाती है, बिकॉज आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा होता है, साथ ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे कि बताया कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज सभी मेंबर्स की सेम ही होंगी, क्योंकि किसी भी इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स में जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जो डिटरमाइन करते हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप करते हैं, तभी इनको नाम दिया गया है फंक्शनल ग्रुप। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसी होमोलोगस सीरीज के लिए सिमिलर होती हैं। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।